यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, फाइन। वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। तो बेटा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ड्रिफ्ट स्पीड। आज हम पढ़ेंगे मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाई म्यू। ठीक है बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं कि सिंपल डेफिनेशन है इसकी, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। म्यू मीन मोबिलिटी, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड, ई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन वेरी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, मोबिलिटी में बी डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेफिनेशन आ गई? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आल्सो हमने पढ़ा है कि वी डी इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई एम। क्या बन गया बेटा? म्यू इज इक्वल टू वी डी ई टॉर्क बाई एम अपॉन ई से ई कट गया। ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई एम। It may be due to electrons, it may be due to holes. Therefore, mu electrons की क्या जाएगी बेटा? E torque E by me and mu H is equal to E torque H by mH. Here, torque E and torque H is average relaxation time of mu E electrons के लिए, mu H for holes, यानी कि म्यू ई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एच एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल्स, एंड एम ई एंड एम एच इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है बेटा, ये थी ड्रिफ्ट स्पीड, सॉरी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसका अब इसके हम यूनिट्स निकालते हैं। देखिए कि सिंपल से यूनिट्स हम इसका निकाल सकते हैं। इसी से हमने पढ़ा वी डी अपॉन ई, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है। ड्रिफ्ट स्पीड के बेटा सिंपल यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। और ई आपने पढ़ा है ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इसके यूनिट आगे न्यूटन पर कूलम, ये आगे न्यूटन पर कूलम। तो इसके यूनिट क्या बन गए? मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या बन गया बेटा? एल टी माइनस वन, ये बन गया आगे क्या? फोर्स एम एल टी माइनस टू, कूलम चार्ज के 80। ठीक है बेटा, क्या बन गया? एम माइनस वन एल माइनस वन टी। देखिए बेटा, ये ऊपर चला जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा। इसका अब हम जब डिमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आगे हमारे पास m माइनस वन एल, सॉरी एल से एल कैंसिल हो गया हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास बेटा? m, ये माइनस के 2 है, ये प्लस का एक माइनस का बच गया। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, तो क्या आ गया? ये एल से एल कैंसिल हो गया। ये देखिए, ये टी प्लस का, ये माइनस का, यानी कि कितना बन गया? -1। ये और ये कट गए, क्या बन गया? m माइनस वन, ए ऊपर चला जाएगा a माइनस वन। दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। आइए बेटा, अब इसको करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा ध्यान से समझना। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए। क्या ले लिया हमने? एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। Therefore, volume
इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, ए इंटू एल। इफ ये वॉल्यूम है आगे हमारे पास, हमने क्या एक कंडक्टर ले जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, तो वॉल्यूम सिंपली क्या हो गया, ए एल। इफ n is equal to numbers of electrons flowing on the surface of conductor। मान लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, n हैं, किसमें, इस कंडक्टर में, एंड E is charge। Therefore, according to क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू NE, या पहले नंबर ऑफ, पहले हम ले लेते हैं, Therefore, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आगे बेटा, NaL। नंबर ऑफ कंडक्टर, इस पूरे जो वॉल्यूम हमने लिया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आगे, NaL। Therefore चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू Ne, N क्या है, NaL है, NaLe। अब हमने क्या किया, देखिए एक बार फिर शुरू से देखिए, हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, तो वॉल्यूम बन गया Al। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, therefore नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए NaL। इफ E इज द चार्ज फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, देन चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू NaLe, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया E, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन शो कर दी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन शो कर रखी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ये है Vd, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये आ गया Q इज इक्वल टू NaLe आ गया। इफ Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन हमें बताओ वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर Vd इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मैंने L ले रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, L अपॉन T। देयरफॉर क्या आ गया बेटा हमारे पास, T इज इक्वल टू L अपॉन Vd। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। क्या आ गया हमारे पास, T इज इक्वल टू L अपॉन Vd। नाउ इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन E इज इक्वल टू V by L। Now I is equal to current flowing in the conductor, and I is equal to किसके बराबर है बेटा, Q by T। Therefore I is equal to Q, Q की वैल्यू आपने क्या निकाली है, NaLe अपॉन T। T क्या है बेटा आपके पास, L अपॉन Vd। L से L कट गया, I इज इक्वल टू NaE, ये Vd ऊपर चला गया, Vd। तो देखिए बेटा I की, करंट की एक नई वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू NaE/Vd। ये रिलेशन था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ये करंट और ये ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये आगे और निकाल सकते हैं हम, क्या, Vd इज इक्वल टू E टॉर्क बाई M। यहां पे जरा वैल्यू रख दो, क्या बन गया, I इज इक्वल टू NaE, आगे क्या है Vd की वैल्यू है E टॉर्क बाई M। क्या बन गया, I इज इक्वल टू NaE इंटू E स्क्वायर E टॉर्क बाई M। ये रिलेशन भी है, ये दोनों रिलेशन आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ओके बेटा, आगे करते हैं अब हम। नेक्स्ट है बेटा ओम्स लॉ। क्या है बेटा ओम्स लॉ? ओम्स लॉ is generally applicable in all
कंडक्टिंग मटेरियल्स, जो भी कंडक्टर्स हैं उनमें ये हर मटेरियल में, हर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में एप्लीकेबल है, उनमें ये वैलिड होता है। लेकिन इसकी कुछ एक कंडीशंस हैं। हम सिंपली ये कह देते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नोन एज ओम्स लॉ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ एक कंडीशन है। देखिए स्टार्ट ये ऐसे होता है, इफ द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन will remain constant, then current is directly proportional to voltage। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, if the external conditions like temperature and mechanical strain will remain constant, then current flowing through a conductor is directly proportional to एंड वाइस वर्सा। क्या बोलता है, इफ द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब इसका मीनिंग समझिए। जैसे मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है, कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कहता है कि इसका टेम्परेचर जो करंट फ्लो होने से पहले था वो ही होना चाहिए बाद में भी, और जो इसके डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ जो भी है, कुछ भी है इसके जो डायमेंशन, वो ही रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब करंट फ्लो कर रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, या इसके डायमेंशन हो कम ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल स्ट्रेन मीन change is in configuration to the ratio of the change in configuration of the body to the original configuration of the body, that will remain same। उनमें चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर उनमें चेंज आ गई तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये उसकी स्टेटमेंट है कि इफ द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन विल रिमेन कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट रहती हैं देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए क्या बन गया, then I mean current is directly proportional to V, या V is directly proportional to I। जनरली हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, V is equal to RI, where R क्या है, R is constant of proportionality and is called electrical resistance। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम इसको। एक्चुअली होता ही है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर दूं I और V के बीच में, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ये ऐसे आता है। ठीक है बेटा, यानी कि करंट के बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, अब ये आर क्या है, पहले आर को डिफाइन करेंगे। आर हमने बोला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके पाथ में कोई रुकावट आ जाती है जो उसकी करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है, तो वो रेजिस्टेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम मान लेते हैं गाड़ी चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं और बड़ा स्मूथ रोड है तो हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते जा रहे हैं। जैसे अच्छा रोड है हम वैसे स्पीड बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर उसी रोड में अगर ऑब्स्टेकल मतलब खड्डे आ जाते हैं या रोड जो है वो रफ रोड आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। तो
तो वो जो खड्डे के काम है, जो रफ रोड काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम है। सेम उसी तरह अगर करंट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे बेटा। क्लियर हो गई बात ये? आगे अब हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आगे क्या करेंगे? 1 मिनट और देख लीजिए। आर किसके बराबर बन गया? यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो इसके यूनिट क्या बन गए? वोल्ट पर एम्पेयर। लेकिन हम इसको डिडक्ट कौन कर रहा है? ओम। तो ओम की रिस्पेक्ट में इसके यूनिट होते हैं 1 वोल्ट पर एम्पेयर। किसके बराबर बन गया बेटा? 1 ओम। इस तरह इस सिंबल से लिखते हैं हम ओम को। ये देखो ऐसे, ये इट इज द सिंबल ऑफ ओम। ओम इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए अब करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब हम डिडक्शन करेंगे बेटा किसकी? ओम्स लॉ की। देखते हैं कि क्या आता है डिडक्शन करके ओम्स लॉ का। नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, देखिए एज वी नो दैट क्या I इज इक्वल टू, हमने अभी निकाला था NaEVd, वेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, E जो चार्ज की वैल्यू बेसिक यूनिट, एंड Vd इज ड्रिफ्ट स्पीड। Also Vd is equal to E torque by M। रखिए बेटा, क्या बन गया? I is equal to NaE square E torque by M। NaE into E square E torque by M। Also E is equal to V by L। जरा यहां रखिए, क्या बन गया बेटा? I इज इक्वल टू NaE स्क्वायर, आगे E की जगह मैंने रख दिया V बाई L टॉर्क M। ठीक है बेटा, मैं अगले स्टेप में क्या करता हूं? ये V को मैं इस साइड ले आता हूं। क्या बन गया? I अपॉन V इज इक्वल टू NaE स्क्वायर टॉर्क अपॉन ML। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू IR एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, यहां पे उल्टा है I अपॉन V। तो मैं इसको ऑपोजिट करके लिख देता हूं। क्या बन गया? देखिए ये बन गया बेटा आपका, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन R। ये देखिए V अपॉन I, ये I अपॉन V है, तो मैं लिख दिया 1 अपॉन R इज इक्वल टू NaE स्क्वायर टॉर्क बाई ML एंड R इज इक्वल टू ML अपॉन NaE स्क्वायर टॉर्क, विच इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, तो ओम्स लॉ किसके बराबर आ गया हमारे पास? ML अपॉन NaE स्क्वायर टॉर्क, विच इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे आया, किस तरह से आया। ये है ओम्स लॉ की डिडक्शन है। ठीक है बेटा, तो यहां पे भी देख लीजिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर भी, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, आगे आएंगे इनके बारे में बताएंगे हम, N के ऊपर, E के ऊपर, टॉर्क के ऊपर, M के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल में आ जाएगा, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे जो है टेम्परेचर के साथ या वगैरह वगैरह किसके साथ जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये थी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आगे आता है बेटा R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसके यूनिट बन के वोल्ट पर एम्पेयर, तो 1 वोल्ट पर एम्पेयर 1 ओम के बराबर। अब 1 ओम क्या होता है, इसको डिफाइन करो। 1 ओम इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के यूनिट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच
अ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows when potential difference of 1 volt is applied across the end of the conductor। मतलब कि जब किसी कंडक्टर में करंट जो 1 एम्पियर फ्लो करता है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 1 ओम। ठीक है बेटा, तो ये होता है 1 ओम। इसके बाद आइए थोड़ा सा और देखते हैं। हमने निकाला R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसका डिमेंशन फार्मूला निकालो, क्या बन गया? R इज इक्वल टू V क्या होता है? W अपॉन Q इंटू आई। ठीक है बेटा, इसका डिमेंशन फार्मूला निकाल दीजिए। अब क्या बन गया बेटा? W ml2t-2 चार्ज AT करंट A। क्या बन गया बेटा? ml2t-2 A स्क्वायर T। क्या बन गया बेटा? ml2t ये ऊपर चला जाएगा T-3 A-2। दैट इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अब कल हम इससे आगे करेंगे, तब तक इस वीडियो करिए। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।